Hey everyone, this is Gitanjali. Welcome back to my channel. So welcome to the MCQ series of class 12 geography. So this is the very first video of this MCQ series. In this video we will start with our very first chapter of class 12 geography, which is human geography, nature and scope. Most important MCQ. So without any further delay, let's get started. हमें बोर्ड्स में और CUET 2024 में बहुत ज़्यादा हेल्प इस चैप्टर से जो MCQ कर सकता है वो आज हम डिस्कस करेंगे. जो हमारा आज का फर्स्ट MCQ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी. इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करती है. ऑप्शन ए इज एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन. ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, नो डाउट. ठीक है. फिर ऑप्शन नंबर बी, स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट. ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम करते क्या है, यही तो पढ़ते हैं कि इंटर रिलेशनशिप क्या है ह्यूमंस का और एनवायरनमेंट का. फिर ऑप्शन नंबर सी है सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म. ऑप्शन नंबर डी इज नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी आज के टाइम में कोई रेलिवेंस नहीं रखता है. ठीक है. So moving on to our next question, which is number 2. The radical school of geography was influenced by which of the following? Marxian theory से बुक में दिया गया है. ठीक है. नंबर 3 देखते हैं. Which geographer introduced the concept of middle path और मध्यम मार्ग? कौन से ऐसे जोग्राफर थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पाथ और मध्यम मार्ग को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहली बारी? इसका आंसर है ग्रिफिथ टेलर. बुक में दिया है, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस करा है. इसका आंसर है ग्रिफिथ टेलर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन. जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट थी तो उसका ज़्यादा एम्फेसिस किस पे हुआ करता था? लाइव एक्सपीरियंसेस पे. सोशल वेलबींग पे नहीं होगा, सोशल इनइक्वालिटी भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा. इसका करेक्ट आंसर है लिव्ड एक्सपीरियंसेस पे. बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन लिव्ड एक्सपीरियंसेस. नाउ मूविंग ऑन टू आवर question number 5. Which is the most crucial means for the interaction between human world and physical environment? जो most crucial means है जिसके वजह से या फिर जिसके हेल्प से, जिसके मदद से हम इंटरेक्ट करते हैं, ह्यूमंस और फिजिकल एनवायरनमेंट इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. वो कौन सा एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? ऑप्शन ए इज नेचर, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी, या फिर सी ह्यूमन रिसोर्सेज, या फिर डी ऑल ऑफ दीज. बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, टेक्नोलॉजी इसका आंसर होगा. नाउ नंबर 6 इज ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ. ये जो एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? इसका आंसर होगा, बहुत ही सिंपल है, एलन सी सैम्पल के द्वारा. ये जो डेफिनेशन है एलन सी सैम्पल ने दी थी. ठीक है. अब एक बार बुक को रीड कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, ताकि सारे MCQ आपको अच्छे से समझ आ जाए, और बहुत सिंपल है तो अच्छे से याद भी हो जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज विच एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट? वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट अ पीस ऑफ केक. इसका सिंपल सा आंसर है. इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चर. रिलीफ, वाटर और क्लाइमेट, ये तीनों ही फिजिकल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं. ठीक है. और एग्रीकल्चर फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर. अब 8 नंबर देखते हैं. ग्रिफिथ टेलर्स मध्यम मार्ग इज ऑल्सो नोन एज. ग्रिफिथ टेलर जो एक बहुत अच्छे जोग्राफर थे, उन्होंने जो एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था मध्यम मार्ग करके, मिडिल पाथ जिसको भी बोलते हैं, तो उसका वो दूसरा नाम क्या था? उसका नाम था नियो डिटर्मिनिज्म. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9 इज which approach was supported by वाइडल डी ला ब्लश. इन्होंने कौन सा अप्रोच को सपोर्ट किया था? डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट को, या फिर पॉसिबिलिज्म के, या फिर ह्यूमनिज्म के, या फिर वेलफेयर अप्रोच को? इन्होंने सपोर्ट किया था पॉसिबिलिज्म को. Very important question. Now moving on to our next question, which is question number 10. The interaction between primitive human society and the strong forces of nature was termed as dash. Again a very simple question, just a piece of cake. क्या होगा इसका आंसर? Environmental determinism.
सो जो इंटरेक्शन था बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर एट दैट टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी वाज नॉट दैट डेवलप्ड, सो उस समय जो इंटरेक्शन हुआ करता था उसको कौन से टर्म से डिनोट किया जाता है, उसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोला जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज विच सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड डेमोग्राफी. सो डेमोग्राफी कौन से सब फील्ड के अंदर आती है? सो डेमोग्राफी जो सब फील्ड है कौन से फील्ड ऑफ ज्योग्राफी के अंदर आती है? तो इसका आंसर होगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर आती है. डेमोग्राफी का मतलब ही क्या होता है? डेमो मीन्स पीपल, ग्राफी मतलब स्टडी ऑफ पीपल, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर आएगी. ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं. अगर आपको नहीं भी आए तो एग्जाम में आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके अच्छे से कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12. आइडियोग्राफिक डिनोट्स, आइडियोग्राफिक, ये जो दो कॉन्सेप्ट थे ना, जो दो अप्रोच थे ज्योग्राफी को स्टडी करने के, उनमें से एक आइडियोग्राफिक था. तो वो किसको बताता है? डिस्क्रिप्शन को बताता है. मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टडी को प्रमोट करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. सो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ये हम सब जानते हैं, एराटोस्थेनेस को बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14. ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मीन्स, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है? मतलब जहाँ पे नेचर इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन से. ठीक है. सो इसका मतलब होता है हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप हो जाती है तब हो जाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कल्चरल एनवायरनमेंट. इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कल्चरल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है? तो पोर्ट्स, रोड्स और सिटीज़ तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हो गए, मतलब कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो कुछ भी उन्होंने डेवलप करा. अब क्लाइमेट है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया है. ठीक है, तो क्लाइमेट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू मेन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी आर. जो ज्योग्राफी के दो सबसे मेन ब्रांचेस है वो कौन कौन सी है? तो इसका आंसर होगा फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोमोथेटिक अप्रोच जो थी वो किस चीज़ को रेफर करती है? सो नोमोथेटिक अप्रोच रेफर्स टू बोथ ए एंड बी. इसका आंसर होगा थियोराइजिंग एंड लॉ मेकिंग. थियोराइजिंग और लॉ मेकिंग ये दोनों वर्ड्स बुक में दिए गए हैं, हमने पढ़ा भी है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 which is in which period quantitative thought became popular in geographical studies. सो इसका आंसर होगा लेट 1950s. लेट 1950s में क्वांटिटेटिव थॉट जो उभर के आने लगे ज्योग्राफिकल स्टडीज़ में ज़्यादा पॉपुलर हुए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी. सो कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी का अप्रोच नहीं है? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, एरियल डिफरेंशिएशन या फिर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन. सो इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है जो ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं अपनाता है? तो इसका आंसर होगा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन. ठीक है. अब मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन. सो ज्योग्राफी के बारे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस इन ऑप्शंस में से उसका कौन सा सोर्स नहीं है? सो ट्रैवलर्स अकाउंट से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है. सैम्पल ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून, ओल्ड मैप्स और एंशिएंट एपिक्स. सो इनमें से कौन सा आंसर है जो सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा सैम्पल्स ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून. सो इस चैप्टर से यही कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs थे जो आपके बोर्ड्स में एज वेल एज इन CUET 2024 में पूछे जा सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा. इफ़ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.